अरे डरने की क्या बात है जब कृष्णा भैया खुद तेरे साथ हैं। हेलो मेरे प्यारे गुड्डू गुड़िया, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस का दूसरा चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये जो मैटरवा है, जो आसपास हमारे मैटरवा है, प्योर है या इम्प्योर है? अरे भैया ये टॉपिक तो स्कूल में भी नहीं समझ में आया, यूट्यूब पे कई सारी वीडियो देखा तब भी नहीं समझ में आया, स्कूल के एग्जाम में नंबर भी नहीं आ रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और मेरी प्यारी बहनें भी ध्यान से सुनो, आज इस क्लास में मैं जितना पढ़ाऊंगा, आप चाहे स्कूल में टेस्ट दो या स्कूल का हाफ ईयरली एग्जाम हो या फाइनल एग्जाम हो या एनुअल एग्जाम हो, इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन इस लेक्चर के बाहर दिख ही नहीं सकता। अब गारंटी लेके कह सकता हूं कि 100% इस लेक्चर के बाहर आपको नहीं दिखने वाला कोई क्वेश्चन। अब क्लास स्टार्ट करने से पहले आपका जोश कैसा है, उस जोश को और हाई करने के लिए आपको मैं एक मोटिवेशन लाइन सुनाना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। जो मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, उसकी ख्वाहिश किसे है? अरे जिद तो उसे पाने की है, अरे जिद तो उसे पाने की है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं है, जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं है। और एक सुनाओ, और सुनना ध्यान से, देखिए, हिम्मत मत खोना, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना मेरे प्यारे भाई बहन, हिम्मत मत खोना, अभी तो बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था ना, जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उनको भी करके दिखाना है, उनको भी करके दिखाना। तो चलिए इस कंप्लीट लेक्चर को एकदम अच्छे से पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपका जोश अब हाई है ना, बढ़े आगे, कृष्णा भैया है ना, है आपके साथ। आगे बढ़ते हैं, एक एक टॉपिक अच्छे से पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस वीडियो में हम टॉपिक क्या कवर करने वाले हैं, क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है मेरे पास प्योर सब्सटेंसेस में पढ़ेंगे एलिमेंट्स के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में। प्योर सब्सटेंस में शुद्ध पदार्थ के बारे में, एलिमेंट्स इसको बोलते हैं तत्व, कंपाउंड्स यौगिक, ठीक है। अब उसके बाद इम्प्योर सब्सटेंसेस जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं, इसमें पढ़ना मुझे सॉल्यूशन के बारे में, विलयन, कोलाइड एंड सस्पेंशन पदार्थ, टिंडल इफेक्ट पढ़ना, टिंडल प्रभाव पढ़ना है, एंड फिजिकल एंड केमिकल चेंज, मतलब भौतिक एंड रासायनिक परिवर्तन के बारे में मुझे पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं और इसके अंदर भी जितने अंदर पॉइंट आते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है, विटामिन डिफरेंस बताओ, ऐसा है, ये सारी चीजें मैं कवर करने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ते हैं पदार्थ। यार जो ये मैटरवा था, ये जो पदार्थ था, मैंने जो पढ़ा था पहले चैप्टर में, पदार्थ पढ़ा था कि भाई पदार्थ जो जिसका द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता है, मतलब जिसका कुछ ना कुछ वैल्यूम ऑक्युपाई करता है, वही पदार्थ। जो आपके हाथों में पेना है ना, पेन, कॉपिया है, और जो फोनवा है, फोनवा देख रहा है ना, फोनवा, ये सभी क्या पदार्थ? पापा पदार्थ, मम्मी पदार्थ, आंख पदार्थ, नाक पदार्थ, दांत कान सब पदार्थ है ना, पढ़ा था ना मैंने चैप्टर, क्लियर हुआ था कि नहीं? ठीक, तो वही है पदार्थ। अब यहाँ पे यार साइंस में क्या है, इस पदार्थ के डिवाइड है, मतलब कि पदार्थ के भी प्रकार हैं, मैटर के भी प्रकार हैं। तो पदार्थ दो भागों में बढ़ता है, एक शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ, जिसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंसेस एंड एक इम्प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। अशुद्ध पदार्थ एक मिश्रण, अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण भी बोलते हैं, मिश्रण में आता है शुद्ध पदार्थ। अब देखिए, शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटेंगे, एक तत्व और एक यौगिक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं तत्व को एलिमेंट्स एंड यौगिक को कंपाउंड। फिर उसी प्रकार अशुद्ध पदार्थ मतलब मिश्रण, यही ये दो भागों में बढ़ता है, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। अब मुझे समांगी मिश्रण में पढ़ना है विलयन, विषमांगी मिश्रण में कोलाइड के बारे में है, निलंबन के बारे में। उसी प्रकार तत्व के बारे में पढ़ना धातु, अधातु, उपधातु, ये पॉइंट मुझे पढ़ने हैं। तो ये सब अभी मैं सिर्फ शुद्ध पदार्थ को लेकर शुद्ध पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, फिर तत्व के, फिर यौगिक, फिर धातु, धातु, उपधातु, फिर अगले पॉइंट में आएंगे इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। एक एक स्टेप एकदम ध्यान से समझेंगे, गन शॉट करने वाले हैं यार, सीधा दिमाग में जाएगा पूरा टॉपिक, ठीक है। हलवा बना देंगे इसमें एकदम टॉपिक को, मजा बहुत आने वाला है, ध्यान से पढ़ना। आगे बढ़ते हैं। तो अब सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंसेस होते क्या है। ये दो प्रकार के थे ना, एक तत्व और एक यौगिक। तो ये होते क्या है, देखिए, ऐसे पदार्थ जो केवल एक प्रकार के कणों से बने होते हैं, जो केवल एक प्रकार के कणों से बने होते हैं, उसे बोलते हैं शुद्ध पदार्थ। मतलब यानी क्या है, यानी मतलब क्या है, केवल एक प्रकार के परमाणु होंगे या केवल एक प्रकार के अणु होंगे, केवल एक प्रकार के परमाणु, केवल एक प्रकार के अणु होंगे, तो वही है शुद्ध पदार्थ। उदाहरण क्या है, जैसे लोहा।
अब लोहा है, लोहा को किससे व्यक्त करते हैं, लोहा आयरन जिसको बोलते हैं, Fe से व्यक्त करते हैं, ये लोहा है एग्जाम्पल, ठीक है, लोहा है। अब लोहा के जैसे आप मोड़ेंगे तोड़ेंगे, रॉड होती है लोहा के, उसमें वो एक ही पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, और वो लोहा के क्या होते हैं, एटम होते हैं, लोहा के परमाणु होते हैं ना, लोहे के परमाणु होते हैं। तो जब मैं लोहे के तोड़ता हूं तो वो एक ही, जब भी जितना लोहा तोड़े फिर लोहा में टूटा, फिर लोहा तोड़े फिर लोहा में टूटा, मतलब वो लोहे के एटम होते हैं, लोहे के परमाणु होते हैं। तो ये एक ही परमाणु से मिलकर बने होते हैं, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, वही है शुद्ध पदार्थ। एग्जाम्पल दूसरा, सोना। अब सोना चाहे मम्मी के काने के बाली हो, चाहे नाक की बाली हो, या पापा का सोने का रिंग हो, ठीक है, तो ये सभी सोना। अब सोने को कितना भी तोड़ते जाओ तो तोड़ते जाओ, अब उसके पार्टिकल्स टूटते जाएंगे। अब हर एक सोने का परमाणु निकलेगा कि नहीं उसमें, जैसे मैं तोड़ूंगा बार बार तोड़ा, जैसे सोना को तोड़ा तो उस पार्टिकल्स टूट रहा है, लेकिन उस हर एक पार्टिकल सोने का एटम होता है, सोने का परमाणु होता है, इसलिए सोना शुद्ध, मतलब सोना शुद्ध। तो ये सोना शुद्ध पदार्थ में। अगला हाइड्रोजन, एच जहाँ रहेगा, एच मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हर जगह हाइड्रोजन, चाहे आप दुबई में चले जाओ, मुंबई में चले जाओ, हर जगह हाइड्रोजन एच ही रहेगा। अगला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ओ से ऑक्सीजन होता है, ओ से ऑक्सीजन होता है, और एच से हाइड्रोजन होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ओ हर जगह, आप चाहे घर पे खड़े हो ऑक्सीजन ओ ही मिलेगा, आप चाहे मुंबई में चले जाओ ऑक्सीजन ओ ही मिलेगा, चाहे आप कहीं घूमने चले जाओ, किसी भी जगह चले जाओ तो ऑक्सीजन ओ ही मिलेगा, क्या अलग पाएंगे नहीं, तो इसीलिए ऑक्सीजन शुद्ध है। तो ठीक है, अब ये आ गया जल आ गया वाटर। अब देखने में इसमें एक हाइड्रोजन भी है, एक ऑक्सीजन भी है, अब इसमें लगेगा दो पदार्थ आ गए। अब यार ये जो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, ठीक, अगर ये ऑक्सीजन और यह हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन एक प्रकार का क्या है, परमाणु है, हाइड्रोजन भी एक प्रकार का परमाणु, ऑक्सीजन एक प्रकार का परमाणु है। तो ये दोनों मिला के क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स बनता है। तो मॉलिक्यूल्स एक ही तो रहेंगे, मॉलिक्यूल्स एक ही रहेंगे ना, तो मतलब अणु एक ही रहेंगे। तो अब इसमें ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो इसका मतलब है क्या बनता है, जल। अब चाहे मैं स्कूल के नल का पानी पी लो, चाहे अपने घर का नल का पानी पी लो, चाहे आप बंबई में चले जाओ या आप दुबई में चले जाओ, वहां आपका पानी पी लो, तो पानी ही रहेगा, उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों रहेगा, यही रहेगा। क्या बदलने वाला है, नहीं बदलने वाला ना। तो इसका मतलब उसमें सेम पार्टिकल्स रहेंगे, क्या, हाइड्रोजन के सेम पार्टिकल्स, ऑक्सीजन के सेम पार्टिकल्स रहते हैं। समझ में आया, मतलब कि दोनों के सेम पार्टिकल्स रहते हैं। तो इसीलिए ये जल क्या है, एक शुद्ध पदार्थ है। अब उसमें मतलब गंदा पानी वो नहीं यार, कि गंदा पानी है, गंदा नहीं, मतलब कि उसमें जल तो है, जल ही रहेगा, ऑक्सीजन वहां भी रहेगा, हाइड्रोजन दोनों रहेंगे। इसका मतलब ये दोनों एक मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, हाइड्रोजन एक परमाणु और ऑक्सीजन भी एक परमाणु है, मतलब एक ही प्रकार से मिला रहता है। समझ गए कि नहीं, मतलब सेम पार्टिकल से बने रहते हैं। चाहे आप कहीं का पानी पी लो, हर जगह तुम्हें हाइड्रोजन मिलेगा, हर जगह तक तुम्हें ऑक्सीजन मिलेगा। क्लियर हुआ। अगला टॉपिक क्या है मेरा, शुद्ध पदार्थ की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उनकी विशेषता क्या है। सबसे पहला है प्रकृति में समांगी। प्रकृति में समांगी को बोलते हैं होमोजीनियस। होमो का मतलब क्या होता है, समान, एक जैसा, समान, सेम जिसको बोलते हैं। तो इसमें क्या लिखना है, एक शुद्ध पदार्थ की निश्चित और एक समान संरचना होती है। मतलब जो शुद्ध पदार्थ है उसकी एक निश्चित मतलब फिक्स्ड और एक समान यूनिफॉर्म संरचना होती है। जैसे मान लो कि आप बाल्टी लाए, एक बाल्टी में पानी भरे, जब हम बाल्टी में पानी भर देते हैं तो हर जगह पानी समान रहता है, एक समान संरचना में रहता है। मान लो आप तालाब में पानी भरा है, तालाब में पानी भरा है, पूरा भरा है पानी, तो हर जगह एक समान संरचना में रहता है पानी, हर जगह समान संरचना। अब मान लो वहीं पे तुम पानी में पानी में उस पानी जो बाल्टी में पानी रखा है उसमें या कहीं पे मिट्टी डाल दे थोड़ा सा, वहां पे मिट्टी डाल दे, वहां पानी थोड़ा उड़ गया, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म में चला जाएगा। तो मतलब कि आप आयरन की रॉड लेकर आए, मतलब लोहे की छड़ लेकर आए, तो हर जगह जो आयरन के जो परमाणु है, एटम है, हर जगह समान संरचना में रहेंगे। तो वही ये प्रकृति में समांगी होते हैं। ठीक है, एक शुद्ध पदार्थ निश्चित और एक समान संरचना में होते हैं। दूसरा क्या है, निश्चित गुण, मतलब डिफिनिट प्रॉपर्टीज। देखिए, शुद्ध पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुण निश्चित होते हैं। मतलब जो शुद्ध पदार्थ उनके भौतिक और रासायनिक गुण निश्चित होते हैं। जैसे मान लो आप क्या लेकर आए, जल लेकर आए, ठीक है, जल लेकर आए। अब मान लो जल, ठीक है, एक निश्चित गुण है। अब मान लो जल थोड़ा सा उठाए हाथ में, थोड़ा सा उसको सूंघे मतलब स्मेल किए, तो वही जल का कुछ नहीं स्मेल। अब अगर मान लो अपने घर का ले लिए पानी, तो कुछ नहीं स्मेल, वही स्मेल, वही है ना सब। अब उसके बाद वही मान लो कि आप अपने
मास्टर के यहाँ से लेकर चले आए पानी, तो वही पानी का जो स्मेल आ रहा है वही आ रहा है, निश्चित गुड़ है ना। अब मान लो आपके अपने क्रश के यहाँ से लेकर आए पानी, तो वहाँ भी जब उसको स्मेल करते हैं तब भी वही महक रहा है। इसका मतलब ये है कि आप शुद्ध पदार्थ को भौतिक और रासायनिक गुण निश्चित होता है, इसको आप चाहे आप फिजिकल से करें चाहे आप केमिकल से, किसी से आप बदल नहीं सकते, उसका फिक्स होता है। जैसे घनत्व फिक्स है, उदाहरण रंग फिक्स है, गंध एक फिक्स है, गलनांक क्वथनांक सब एक, स्वाद और सभी एक क्या है, फिक्स हैं। तो मतलब ये हुआ कि जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उनको आप भौतिक तरीके से और रासायनिक गुण तरीके से निश्चित होते हैं, उनको आप अलग नहीं कर सकते। अब अगला पॉइंट क्या है, तीसरा क्या है, शारीरिक रूप से अविभाज्य। शारीरिक रूप से अविभाज्य मतलब यह है कि फिजिकली इनसेपरेबल है। भौतिक प्रक्रियाओं जैसे निस्पंदन, वाष्पीकरण या चुंबक का उपयोग करके शुद्ध पदार्थों को सरल पदार्थों में अलग नहीं किया जा सकता। इसका मतलब जैसे मान लो कि आप ले लिए H2O, ठीक है, ले लिए, तो अब H2O ये क्या है, एक जल है। तो क्या आप इसको चाहे आप भौतिक तरीके से, आप शारीरिक तरीके से, क्या आप इसको H+O या H2+O, क्या इसको आप अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वाष्पीकरण मान लो आप घर में गए, स्टोव रखे, उसमें पानी रख दिया, आप उस पर गर्म कर रहे हैं, तो वाष्पीकरण के कारण पानी उड़ जाएगा। अब उड़ेगा तो क्या आप वहाँ पे मान लो कि ऑक्सीजन उड़ गई, जल बचेगा? ऐसा होता है नहीं, पूरा पानी उड़ जाता है, तो आप इसको अलग नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ जल की जो भौतिक प्रक्रियाएं हो, निस्पंदन, वाष्पीकरण, चुंबक का उपयोग करके आप किसी भी शुद्ध पदार्थ को सरल पदार्थ में अलग अलग नहीं कर सकते। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है प्योर सब्सटेंसेस की। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? आगे देखते हैं। अब पढ़ते हैं शुद्ध पदार्थ। जो थे हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस से दो प्रकार के थे, एक तत्व और एक यौगिक, मतलब एलिमेंट। एक था एलिमेंट एंड एक कंपाउंड। तो सबसे पहले समझते हैं तत्व होता क्या है। तो देखिए एक परिभाषा इसको एंटोनी लवोसियर ने दिया था, जो केमिस्ट्री के एक वैज्ञानिक थे, एंटोनी लवोसियर। ठीक है, तो देखिए क्या बताया था कि पदार्थ का वह मूल रूप है जिससे, तत्व क्या है, पदार्थ का वह मूल रूप है जिससे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा छोटे पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता। ये एंटोनी लवोसियर ने बताया था कि पदार्थ जो है, जो तत्व है, वह पदार्थ का एक मूल रूप है जिसे आप रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, केमिकल रिएक्शन द्वारा छोटे पदार्थ में नहीं तोड़ सकते। आप उसको नहीं बदल सकते, वैसा का वैसा ही रहेगा, तोड़ा नहीं जा सकता। या हम कह सकते हैं तत्व क्या है, जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है, वही तत्व कहलाता है। बात एक ही है, चाहे आप उसको याद कर लो चाहे इसको। ठीक है, जैसे उदाहरण है सोना या लोहा या ऑक्सीजन। सोना, आप सोना लेते हैं तो सोना में जो है, हर सोने का मतलब सोना किससे व्यक्त करते हैं, सोने को हम लोग प्रतीक क्या होता है, Au। तो अब देखिए सोने का प्रतीक Au होता है, तो हर उस सोने में Au का छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, उसको हम अलग नहीं करते। जितना तोड़ेंगे वही पार्टिकल्स निकलेगा, जितना तोड़ेंगे वही पार्टिकल्स निकलेगा बार बार। उसी प्रकार लोहे, जो लोहा होता है, लोहे में जो छड़ होती है लोहे की, उसमें जो आयरन के जो परमाणु है, एटम है, उसको भी देखेंगे हर जगह समान रहेंगे, हर जगह एक जैसा रहेंगे, उसको अलग नहीं कर सकते। फिर अलग करेंगे, तोड़ेंगे थोड़ा सा, फिर वही लोहे में तोड़ेंगे फिर थोड़ा लोहा निकलेगा, इसीलिए अलग नहीं कर सकते। अगला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मतलब क्या बोलते हैं इसको, ओ से ऑक्सीजन। हर जगह आप कहीं भी चले जाओ ऑक्सीजन ओ ही मिलेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ऑक्सीजन को तोड़ नहीं सकते, आप तोड़ोगे ऑक्सीजन, चाहे आप कहीं भी हो ऑक्सीजन ही रहेगी, तो उसको बोलते हैं तत्व। अगला है यौगिक। अब हम समझते हैं कंपाउंड मतलब यौगिक, थोड़ा बड़ा, इससे थोड़ा सा बस अंतर है, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, समझना ध्यान से। क्या है, एक यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से बना एक पदार्थ है। मतलब जो यौगिक है दो या दो से अधिक तत्वों से ही बना है एक पदार्थ है, जो एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से एक दूसरे के साथ घुल जाते हैं। एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से एक दूसरे के साथ घुल जाते हैं। अभी यहाँ पे एक शब्द है निश्चित अनुपात, उसको भी हम आगे समझेंगे। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक तरह के परमाणु से बने होते हैं। जो यौगिक होते हैं दो या दो से अधिक परमाणु से बने होते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं दो या दो से अधिक तत्वों को जब मिलाया जाता है तो यौगिक बनता है, हम ऐसा भी कह सकते हैं, कोई गलत नहीं है। ठीक है, अब उदाहरण क्या है, जैसे जल में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, क्योंकि जल का सूत्र क्या होता है, H2O। ठीक है, उसी प्रकार एक एग्जांपल है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, एक C होगी एक O मतलब C होगी प्लस O2 मतलब ऑक्सीजन। कार्बन भी रहेगा ऑक्सीजन भी है, तो इसका मतलब दो से ज्यादा तत्व है कि नहीं, तो कार्बन में भाई कार्बन के परमाणु होंगे, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के परमाणु होंगे, उसी प्रकार हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के परमाणु होंगे, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के परमाणु होंगे। तो उन्हीं को जब मिलाया जाता है तो मुझे क्या प्राप्त होता है, यौगिक बनता है, मुझे यौगिक प्राप्त होता है। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं।
अब यहां पे हम समझते हैं अगला टॉपिक क्या है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, मतलब कितने तत्व होते हैं। तो सबसे पहले यहां आपको एक पीरियोडिक टेबल दिख रही होगी, आवर्त सारणी, ठीक है, आवर्त सारणी दिख रही है। तो सबसे पहले आवर्त सारणी में हम पढ़ते हैं, आवर्त सारणी में द पीरियोडिक टेबल 118 एलिमेंट, जो यहाँ पे आपको आवर्त सारणी दिख रही है, यहाँ पे 118 एलिमेंट होते हैं, मतलब कि आवर्त सारणी में टोटल 118 तत्व होते हैं। एलिमेंट्स का मतलब तत्व, और पीरियोडिक टेबल को बोलते हैं आवर्त सारणी। मतलब कि कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आवर्त सारणी में कितने तत्व होते हैं, 118 तत्व होते हैं। दूसरा पॉइंट है 92, मतलब 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली ऑक्योरिंग, मतलब कि 92 ऐसे तत्व थे जो प्रकृति में, यूनिवर्स में पाए गए थे, खोज के द्वारा मिले गए थे, पाए गए थे, खुद से ही प्रकृति में पाए गए थे। और उसके कॉमा रेस्ट आर मैन मेड, और इसके बाद जो बचते हैं वह व्यक्ति के द्वारा, लोगों के द्वारा, प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया था। 92 तो आपने प्रकृति में पाए गए, सिंपल सा पा गए, लेकिन इसके बाद जो बचते हैं 118 में से 92 घटाएंगे, जो बचते हैं बाद में वे प्रयोगशाला में बनाए गए थे, मैन मेड के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा, वैज्ञानिक के द्वारा, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, 91 मेटल्स, मेटल्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, धातु, क्या बोलेंगे, धातु, मतलब इस आवर्त सारणी में 91 धातु हैं और 20 नॉन मेटल, मतलब 20 अधातु हैं। फिर 7 मेटलॉइड्स, मतलब 7 उपधातु हैं, 7 उपधातु हैं। तो ये तीनों पॉइंट याद रखना कि पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में 118 तत्व होते हैं, 92 तत्व प्रकृति में पाए गए थे, बाकी उसके बाद जो बचता है वो व्यक्तियों के द्वारा बनाए गए थे। 91 धातु होती हैं, 20 अधातु होते हैं और 7 उपधातु। यहाँ से क्या दिख रहा है, 91 मेटल्स, मतलब कि आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा यार धातु ही होती हैं, सबसे ज़्यादा धातु होती हैं, और बाकी 20 अधातु और 7 उपधातु, ठीक है, समझ गए ना। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं धातु और धातु के बारे में अंतर क्या होता है। देखिए, जो धातु होती है वह सबसे पहला पॉइंट है चमकदार होती है, जैसे जो सोना चांदी होता है देखते हैं ना आप, चमकता रहता है, तो धातु चमकदार होती हैं। और ये तन्य होती हैं, अर्थात धातुओं को खींचकर तार बनाया जा सकता है। मतलब ये देखिए, जो हमारे पास धातुएं होती हैं उनको तन्य, मतलब एक ऐसा भी बोल सकते हैं आघातवर्धनीयता, आघातवर्धनीयता मतलब उनको पीट कर पतली चादर के रूप में बनाना। हम क्लास 10 में पढ़ेंगे आघातवर्धनीयता और के बारे में, एक चैप्टर है धातु एंड धातु, मेटल एंड नॉन मेटल, कंप्लीट चैप्टर है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो देखिए, तो एक क्या होता है कि अगर धातु को आप पीटते हैं तो उसको खींचकर हम तार भी बना सकते हैं उसको, ठीक है। अब क्या होता है, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट क्या है, ए ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। क्या होती है, ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। मतलब ये है कि अगर आप धातु में ऊष्मा प्रवाहित करते हैं तो वो करंट पैदा करते हैं, मतलब कि एक अगर आप टच करेंगे तो करंट मारेंगे। ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, तो मतलब धातुएं में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, आसानी से हो जाती है। उदाहरण क्या है, उदाहरण याद रखना, सोना और एक लोहा, सोना, लोहा, चांदी, सभी धातु हैं। अगला है अधातु। अधातु किसे कहेंगे, देखिए अधातु किसे कहेंगे, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में नॉन मेटल। तो देखिए, सबसे पहले अधातु चमकदार नहीं होती, मतलब अंतर क्या है, उसमें धातु चमकदार थी और अधातु चमकदार नहीं होती। अगला तन्य नहीं होती, भंगुर होती हैं। तन्य मतलब इनको आप तान नहीं सकते, ये भंगुर होती है। भंगुर का मतलब होता है जैसे आप किसी चीज़ को पकड़ते हैं, एकदम जैसे पकड़े आप टूट के बिखर गया, एकदम टूट जाता है, एकदम बिखर जाता है, भंगुर होती हैं। अगला पॉइंट क्या है, ये ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं, मतलब कि अधातु में आप विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते, ये ऊष्मा तथा विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। और ये अगला पॉइंट है, सोने रस नहीं होती है, ये सोने रस नहीं होती हैं। उदाहरण में क्या है, क्लोरीन हो गया, क्लोरीन को किससे व्यक्त करते हैं, Cl से। ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन को किससे व्यक्त करते हैं, O से। फास्फोरस हो गया, जिसको P से व्यक्त करते हैं, ये अधातु कहलाती हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम अगला समझते हैं। अगला क्या है, समझते हैं किसके बारे में, उपधातु, जिसको बोलते हैं मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स किसे कहते हैं, देखिए मेटालॉइड्स का मतलब क्या है, वो तत्व जिनमें धातु और अधातु के मतलब कि दोनों के गुण पाए जाते, वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। मतलब कि उसमें थोड़ा सा धातु के भी प्रॉपर्टी होंगी, थोड़ा सा अधातु की भी प्रॉपर्टी होंगी, दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, एक बोरान हो गया, ठीक है, और एक है सिलिकॉन हो गया, और एक हो गया जर्मेनियम, ये उपधातु के एग्जाम्पल है। तो एक क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, क्वेश्चन है क्या है कि एक ऐसी धातु और अधातु का नाम बताओ जो कमरे के ताप पर तरल
अवस्था में पाई जाती हैं। तो देखिए धातु क्या होगी जो कमरे के ताप पे तरल अवस्था में पाई जाएगी, मरकरी जिसको बोलते हैं Hg, और अधातु क्या होगी जो कमरे के तरल अवस्था में पाई जाएगी, वो ब्रोमीन जिसको Br से व्यक्त करते हैं, इसका प्रतीक होता है। क्लियर हुआ कि ना हुई? मतलब उपधातु वे हैं जिनमें हम धातु के भी प्रॉपर्टी होगी, जिसमें धातु के और अधातु दोनों के गुण होंगे, उसे बोलते हैं उपधातु। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहना, ठीक है? एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला है यौगिक, कंपाउंड। कंपाउंड किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंपाउंड। देखिए एक ऐसा पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है, जो निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से एक साथ जुड़े रहते हैं। इसका मतलब है यार यौगिक जो है दो या दो से अधिक एलिमेंट से, तत्व को एलिमेंट से बनता है, दो या दो से अधिक तत्वों से बनता है, ठीक? बनता तो है, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो एक निश्चित अनुपात, मतलब इनके बीच जो अनुपात है वह निश्चित होना चाहिए, और रासायनिक रूप से एक साथ जुड़ते हैं, केमिकली रूप से एक साथ जुड़ते हैं, ना कि आप फिजिकली रूप से जोड़ सकते हैं, वही है यौगिक, ठीक? उदाहरण हमारे पास है, एग्जाम्पल यहाँ पे है H2O, जल। जल में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, मिलकर बनाए क्या? यौगिक बनाए। मेथेन में कार्बन भी है, CH4 सूत्र होता है, CH4, मेथेन का सूत्र CH4, याद रखना। कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है। चीनी, यहाँ पे चीनी भी क्या है? एक यौगिक है। तो इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो C इसका सूत्र क्या होता है? C12H22O11। कैसे याद रखना? C12H22O11। अगला है HCl गैस, क्या? हाइड्रोक्लोरिक गैस, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोराइड गैस इसको बोल सकते हैं, ठीक है? HCl, क्योंकि हाइड्रोजन भी है एक इसमें और एक Cl भी है इसमें, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है? हाइड्रोराइड क्लोराइड गैस ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे यौगिक के बारे में समझा, तो मतलब कि यौगिक जो बनता है कंपाउंड, वह दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलता है, उसमें दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलता है तो हमारे पास कंपाउंड बन जाता है, और उसका जो फिक्स्ड अनुपात होना चाहिए, वो भी केमिकली रूप से, रासायनिक रूप से। तो मैंने अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, निम्नलिखित को तत्वों और यौगिकों में वर्गीकृत करें। मतलब यहाँ पे इनमें बताना कौन सा तत्व है, कौन सा यौगिक है। सबसे पहले आपके पास है सोडियम। सोडियम को किससे व्यक्त करते हैं? Na से। इसका प्रतीक होता है तत्व, ठीक है? तो ये क्या कहलाएगा? तत्व। सोडियम में क्या हो जाएगा? तत्व, जो एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है। अगला है मेथेन। मेथेन का सूत्र होता है CH4, ऐसे याद करते चलना सूत्र। और जब इसमें कार्बन भी है, एक हाइड्रोजन भी है, तो इसको क्या नाम देंगे? यौगिक, क्योंकि कई सारे तत्वों से मिलकर बना है, तो क्या बन जाएगा? यौगिक। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या हो जाएगी? इसका सूत्र क्या होता है? CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी यौगिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो एक कार्बन है और प्लस 2 O2 है, मतलब एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन है। अगला सिल्वर, जो हमारे पास यहाँ पे सिल्वर है, इसका प्रतीक जो होता है Ag, ए एक तत्व है क्योंकि अकेला एक है, तो तत्व हो जाएगा। अगला है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। यहाँ पे कैल्शियम भी है, कार्बोनेट है, CO3 कार्बोनेट बोलते हैं। तो कई सारे तत्व मिलकर बने हैं, तो ये क्या कहलाएगा? एक यौगिक है। ये क्या हो जाएगा? एक हमारे पास यौगिक। अगला है टिन। टिन का जो प्रतीक होता है SN, ए अकेला बेचारा है इसलिए तत्व हो जाएगा। अगला सिलिकॉन। सिलिकॉन का प्रतीक क्या होता है? SI, तो ये अकेला बेचारा, सबने साथ इसका छोड़ दिया तो बन गया तत्व। तो जो अकेला दिखे हो तत्व, तो बाकी जो उसमें कई सारे तत्व मिले हो यौगिक कहलाएगा। क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं, कंसेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड। यौगिक के गुण क्या है? तो देखिए जरा, पहला यौगिक के गुण क्या है? एक यौगिक में तत्व निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से जुड़ते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, देखो क्या लिया है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जल, H2O। तो H2O को तोड़ूंगा, जब इसकी संरचना बनाऊंगा तो एक ऑक्सीजन है इसमें और 2 हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले यहाँ पे अनुपात क्यों होता है भाई, क्यों निश्चित अनुपात में, कैसे मैं मान लूँ? तो देखो ध्यान समझना, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? 16 AMU। कैसे मैंने समझा? क्योंकि ऑक्सीजन आवर्त सारणी में 8 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 8। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। इसका जब मैं डबल करूंगा, कोई भी सम संख्या उसका दुगुना कर दो, तो 8 दूनी 16, तो वही हो जाता है उसका द्रव्यमान, उस तत्व का द्रव्यमान। अगर विषम संख्या होती है तो 2 से गुणा करके 1 जोड़ देते हैं, तो मतलब उसके करीब हम पहुंच जाते हैं, ठीक? तो 16 में हाइड्रोजन किस पर होता है? 1 पे होता है, इसलिए इसका 1 होता है। तो अब यहाँ पे देखो द्रव्यमान का अनुपात निकालना, क्या करेंगे? पहले क्या है? जल में हाइड्रोजन का अनुपात। जल में हाइड्रोजन का अनुपात कितना दिया है? जल में कितना दिया है? 1। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना दिया है? 1 रख लेंगे। फिर बटे करना है, जल में ऑक्सीजन का अनुपात, ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है?
16/16 कर देंगे। क्या आपसे सही है? नहीं, गलत। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना था, 1 m। अब यहाँ पे इस संरचना में हाइड्रोजन कितने होते हैं जल में? 2, तो ऊपर 2 से गुणा कर दो, तो 2 × 9 2 और नीचे 16 काट देते हैं, 2 × 9 2, 2 × 8 16। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात निकल के आएगा 1:8 निकल के आएगा। इसका मतलब ये है यार कि चाहे आप पानी कुएं में भर दो, चाहे आप बाल्टी में भर दो, चाहे आप तालाब में भर दो, चाहे आप पिचकारी में भर दो पानी पिचकारी में भर दो पानी, लेकिन जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात रहेगा वह हमेशा हमेशा 1:8 में रहेगा, हमेशा हमेशा 1:8 में रहेगा, बदलने वाला नहीं। इसका मतलब है, मान लो आपके क्वेश्चन दिया कि बताओ भैया कि इसमें मेरे पास एक बाल्टी है, इसमें 10 ग्राम हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन कितना आएगा? अगर देखो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन अगर 1 होगा तो उसका 8 गुना ऑक्सीजन, उसका 8 गुना ऑक्सीजन। अगर मेरे पास हाइड्रोजन 10 ग्राम है तो उसका 8 गुना कर दूंगा, 10 × 8 = 80, तो 80 ग्राम ऑक्सीजन हो जाएगी। इसका मतलब हाइड्रोजन अगर पता चल गया तो 80, उसको 8 गुना कर दो, ऑक्सीजन पता चल जाएगा। तो यही रीज़न होता है कि जो जल का अनुपात होता है हर जगह कहीं भी आप पानी भर दो फिक्स होता है। अगर आप वहाँ पे वैल्यू बताते हैं कि इतना हाइड्रोजन लिया है तो उसका 8 गुना कर दो, वहाँ पे ऑक्सीजन का मान निकल के चला आया, ऑक्सीजन कितने ग्राम है पता चल जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं अनुपात? तो यही। अब हम अगला दूसरा पॉइंट क्या है, यह अनुपात हमेशा एक यौगिक के लिए निश्चित होता है। मतलब कि जो अनुपात है, जो रेशियो है, हमेशा एक यौगिक कंपाउंड के लिए फिक्स है, निश्चित है, फिक्स है। क्लियर हुआ कि नहीं, समझ में आया? तो मेरा मेन पॉइंट यही था कि जब हर जगह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात फिक्स है, निश्चित है, 1:8। कहीं पे हाइड्रोजन आप अगर 20 गुना ले लेते हैं, उसका 8 गुना, उस 20 ग्राम है तो उसका 8 गुना कर दो, ऑक्सीजन निकल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक यौगिक में मौजूद तत्वों का केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक विधियों द्वारा ही अलग किया जा सकता है। कि मतलब यार जो यौगिक है उसमें जो तत्व मौजूद हैं उनको हम केवल केमिकल या विद्युत रासायनिक मतलब कि इलेक्ट्रो केमिकल विधियों द्वारा अलग कर सकते हैं। उदाहरण क्या है, जल। अब जल को मैं ऐसे नहीं गया, पानी लिया, हाथ से पकड़ा, तोड़ दिया, क्या आप तोड़ सकते हैं? नहीं। आप पानी लेकर से तोड़ सकते हैं? नहीं, अलग नहीं कर सकते उसको। हम देखो, मान लो पानी है बाल्टी में, उसमें विद्युत प्रवाहित करे, ओ ऐसे विद्युत प्रवाहित करे तो पानी एकदम छलकने लगा, इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, तो ये H2 अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन अलग। यहाँ पे मैंने जो 2 लिखा है इसको हटा देना, क्योंकि ऑक्सीजन अलग हो जाएगी और H2O है ना, और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, H2 मतलब जल भी अलग हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर हुआ कि नहीं? क्योंकि H2 2 है, ऑक्सीजन 1 है। अब यहाँ पे तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, एक यौगिक के गुण उसके घटक तत्वों के गुणों से पूरी तरह भिन्न होता है। मतलब यार ये है कि अगर आपके पास एक यौगिक है, ठीक है, यौगिक के गुण उसके घटक तत्वों उसमें जो तत्व मिले हैं के गुणों से पूरी तरह भिन्न होता है। मतलब यौगिक तो बना लेकिन यौगिक के अंदर जो तत्व है वह उस यौगिक से अलग होंगे। कैसे समझो, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है जल। यौगिक जैसे एक यौगिक है, जल क्या है कि यौगिक है क्योंकि इसका सूत्र तो H2O, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। अगर हाइड्रोजन तो मैंने अलग किया, H बना, फिर उसको अलग किया ऑक्सीजन। इनका काम क्या है, जल जो है कमरे के ताप पर तरल होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है और आग बुझाने में मदद करता है। जल जो है आग बुझाने में मदद करता है और हाइड्रोजन कमरे के ताप पर गैस है और यह दहनशील है, यह जल जाती है। कहती है मैं भैया स्वयं मैं जल जाऊंगी, मैं जल जाऊंगी, मैं जल जाऊंगी। तो ये कहता है मैं दहनशील हूँ भैया, मैं जल जाऊंगी, हाइड्रोजन गैस। लेकिन ऑक्सीजन क्या है, कमरे के ताप पर गैस तो है लेकिन दहन का समर्थक, मतलब ये जलने में मदद करता है, जैसे आग में घी डालने का काम ना, वही ऑक्सीजन काम करता है। देखो अलग हो रहे हैं नहीं, सबका काम अलग अलग हो रहा है ना। यौगिक तो सेम है लेकिन उसके अंदर जो तत्व है उनका काम अलग अलग है। तो मतलब जब आप आग बांटते हो, अभी ठंड का मौसम चल रहा है भाई, आग हम लोग बांटते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वायु में ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, तभी आग बढ़ती है। अगर वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो आग नहीं बढ़ेगी। आग बढ़ने में समर्थक कौन है, ऑक्सीजन है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे हम देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस, जिसको बोलते हैं मिक्सचर्स। मिक्सचर का मतलब इसको हम कहते हैं, देखो जो इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ना है, अभी मैंने जितना पढ़ा था प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ा था, मतलब कि शुद्ध पदार्थ के बारे में। अब हम देख रहे हैं किसके बारे में, इम्प्योर सब्सटेंस, मतलब जो अशुद्ध पदार्थ हैं उन्हीं को हम मिक्सचर्स भी कहते हैं। क्या मिक्सचर मतलब मिश्रण कहते हैं। अशुद्ध पदार्थ ही एक प्रकार का मिश्रण है।
तो एग्जाम्पल हम समझेंगे, पहले सबसे पहले डिफिनेशन समझते हैं, या इसी को बोल सकते हैं अशुद्ध पदार्थ, या इसी को बोलेंगे मिश्रण की परिभाषा। ठीक है, जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ हो, शुद्ध पदार्थ में क्या क्या आता है, तत्व भी आता है, यौगिक आता है। जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो वे एक मिश्रण बनते हैं। मतलब ये है यार कि अगर आप इम्प्योर सब्सटेंस बना रहे हो, मिक्सचर बना रहे हो, तो वहां पे आप रासायनिक परिवर्तन के भी, मतलब कि बिना केमिकल चेंज के आप किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं। यहाँ पे फिक्स्ड रेशियो नहीं होगा, मतलब फिक्स्ड अनुपात नहीं होगा, वही है मिश्रण। और यहाँ पे शुद्ध पदार्थ होना चाहिए, तत्व और यौगिक। उदाहरण में मैंने क्या लिया है, देखिए हवा में क्या होती है, नाइट्रोजन गैस होती है जिसको N2 से व्यक्त करते हैं, और नाइट्रोजन गैस हवा में 78% पाई जाती है, प्लस O2 ऑक्सीजन गैस 21%, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी रहती है। ठीक, उसके बाद जो बचा है एक कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। मतलब कि हवा में नाइट्रोजन गैस भी है और ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो इसका मतलब एक अशुद्ध पदार्थ होगा। अगला है चीनी का घोल। जब आप चीनी मिलाते हैं, चीनी में उसमें चीनी रहेगा और एक जल रहेगा। जल का सूत्र H2O, चीनी का सूत्र क्या होता है C12H22O11। मतलब जब आप चीनी घोलेंगे तो वहां पे चीनी भी है, जल भी है, इसका मतलब मिश्रण तो बना, और वो कैसा मिश्रण होगा, इम्प्योर मिश्रण होगा, मतलब इम्प्योर सब्सटेंस होगा, अशुद्ध पदार्थ। अगला है नमक का घोल। नमक का घोल का मतलब है NaCl, इसमें नमक होगा, जल भी होगा, नमक भी होगा, जल। तो इसमें क्या दिख रहा है, तो मतलब ये है कि इसमें दो से ज्यादा Na क्या होता है, एक तत्व होता है, Cl भी एक तत्व, लेकिन यौगिक तत्व भी है, यौगिक भी है, दोनों है, तो इसके मिलकर क्या बनाता है, इम्प्योर सब्सटेंस, और यही इम्प्योर सब्सटेंस मिक्सर कहलाता है। अगला सोडा पानी किससे मिलकर बनता है, CO2 से प्लस H2O, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और H2O क्या बोलते हैं, जल का सूत्र है। अगला है रक्त का मतलब ब्लड, जिसमें हमारे पास ब्लड में जल भी रहता है। Na का मतलब होता है सोडियम भी मिलता है। K का मतलब पोटेशियम भी रहता है। RBC WBC प्लस शुगर या इसी में, और प्रोटीन्स भी मिले रहते हैं। रक्त में बहुत सारी चीज़ें मिले रहते हैं, इससे यह एक इम्प्योर सब्सटेंस में आता है। अगला है दूध मतलब दूध में क्या मिलता है, जल मिलता है, जिसको सूत्र क्या होता है जल का H2O, प्रोटीन भी रहता है, चीनी भी रहता है इसमें, मतलब शुगर भी रहता है, दूध में शुगर भी मिलता है। Ca बोलते हैं कैल्शियम। के को क्या बोलते हैं, प्रतीक के किसका है, पोटेशियम का। तो ये सारी चीजें इसमें पाई जा रही हैं, इसका मतलब एक इम्प्योर सब्सटेंस है। और कैसा, इसी को हम मिश्रण भी बोलेंगे। तो अगर मैं बोलता हूँ कि 3 ऐसे एग्जाम्पल बताओ मिक्सचर के, तो यही आप लिख सकते हैं। 3 ऐसे अशुद्ध पदार्थ के आप एग्जाम्पल बताओ, तो यही आप लिख सकते हैं। क्लियर हुआ, आगे देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर, मतलब मिश्रण के गुण। देखिए पहला प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे, मिश्रण में घटकों का अनुपात अलग अलग होता है। इस बात का मतलब क्या है कि जो मिश्रण बनता है उसमें जो घटक मिलाए जाते हैं उनका जो अनुपात है फिक्स नहीं होता, अलग अलग रहता है। क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, मिश्रण के गुणों को भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है। मतलब कि जो मिश्रण हमने बनाया, जैसे मान लो कि मैंने बनाया एक मिश्रण, उसमें नमक डाला, उसमें पानी डाला, ध्यान से सुनना। अब मैं उसको अपने विधि द्वारा, मतलब भौतिक विधि द्वारा मैं खुद से उस नमक को अलग कर सकता हूँ, पानी को भी अलग कर सकता हूँ। मान लो रेत डाल दिया मैंने, उसको रेत को अलग कर सकता हूँ, पानी को भी अलग कर सकता हूँ, एक भौतिक विधि के द्वारा। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, मिश्रण के गुण उसके घटकों के समान ही होते हैं। मतलब कि जो मिश्रण के गुण है, मिश्रण की जो प्रॉपर्टी है, जो उसमें मिले घटक हैं उनके समान ही रहेंगे। क्लियर हुआ। आगे बढ़े, आगे देखते हैं। अब समझते हैं हमारा पास क्या पॉइंट है, एलॉयज को इंग्लिश में बोलते हैं मिश्र धातु। इसको देखिए, जो मिक्सचर होता है मिश्रण, और जो कंपाउंड जो यौगिक होता है वही मिला के ही बनाता है एलॉयज। देखिए परिभाषा क्या है, डिफिनीशन, मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं या अधातुओं का मिश्रण है। मतलब कि 2 या 2 से अधिक मेटल एंड नॉन मेटल का मिक्सचर होता है। मिश्र धातु किसे कहते हैं, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा धातु हो या 2 या 2 से ज्यादा अधातु हो, उसे कहते हैं मिश्रण। ठीक है। अगला पॉइंट है, इसमें अभी भी कह सकते हैं, मिश्र धातु को उनके घटकों में भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, यौगिक के गुण होते हैं। तो मतलब कि देखिए, यौगिक के गुण भी था ना, यही था एक गुण अभी मैंने पढ़ा था कि जो मिश्र धातु है उनके घटकों में भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। यहाँ भी रासायनिक विधि लगेगी।
ठीक। लेकिन रुको जरा यार, मिश्र धातु को मिश्रण माना जाता है, क्योंकि अब जो मिश्र धातु है उसको मिश्रण मानते हैं, क्योंकि पहला पॉइंट क्या है, यह अपने घटकों के गुण दिखाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, इसकी संरचना परिवर्तनशील हो सकती है। यही रीज़न है कि मिश्र धातु को मिश्रण माना जाता है, क्योंकि यह घटकों के गुण को दिखाता है, इसकी संरचना परिवर्तनशील हो सकती है। उदाहरण में क्या है, उदाहरण में है पीतल, जिसको बोलते हैं ब्रास। पीतल एक मिश्र धातु है। एग्जाम्पल बन सकता है, एग्जाम्पल बहुविकल्पी में, कि मिश्र धातु का एक एग्जाम्पल बताओ। पीतल एक मिश्र धातु है। समझ गए लॉज के बारे में। अब यहाँ पे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है मेरे पास। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में आती है? तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया एक आइस। आइस का मतलब बर्फ, जिसको बोलते हैं बर्फ में क्या पाया जाता है, H2O। अगर इसमें H2O है तो इसमें हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा। दो तत्व है, क्या बनाएगा, यौगिक बनाएगा। जब यौगिक है तो यौगिक कैसा होता है, शुद्ध होता है। यौगिक कैसा होता है, शुद्ध होता है, तो ये शुद्ध होगा। अगला है मेरे पास मिल्क। मिल्क एक प्रकार का क्या है, मिश्रण है। अभी मैंने पीछे पढ़ा था ना, मिल्क में कई सारी चीज़ें, प्रोटीन भी, शुगर भी पाया जाता था, पोटेशियम भी था, कैल्शियम भी था। तो एक अब कई सारे मिश्रण है। अब अभी मैंने पढ़ा था मिश्रण होता है, तो मिश्रण क्या होता है, अशुद्ध पदार्थ होता है, अशुद्ध। अगला है आयरन, मतलब लोहा एक धातु है। मेटल है तो इसका मतलब कि हर उस, मान लो लोहे की आपने रॉड ले ली तो हर जगह उसके पार्टिकल सेम है, समान है, तो धातु होगी, और धातु तो इसका मतलब शुद्ध होगा। अगला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब HCl, इसका सूत्र HCl। H हाइड्रोजन अलग है, Cl अलग है, दो तत्व है, मिलेगा यौगिक बनेगा, और यौगिक है तो इसका मतलब वो शुद्ध पदार्थ है। जब भी यौगिक है तो इसका मतलब वो शुद्ध पदार्थ है, क्योंकि अभी मैंने पढ़ा था ना कि दो या दो से शुद्ध पदार्थों से यौगिक बनता है, शुद्ध तत्वों से यौगिक बनता है, मिलाते हैं। जहां भी यौगिक दिखे सामने शुद्ध है। अगला कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं CaO, कैल्शियम। Ca एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है, तत्व मिलकर क्या बनेगा, यौगिक, और यौगिक मिला तो इसका मतलब तुरंत शुद्ध हो जाएगा। ठीक, मुझे छाड़ के बताना बस। यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, एग्जाम्पल में दे सकता है, बहुविकल्प में दे सकता है, बताओ इसमें से कौन शुद्ध पदार्थ है, कौन अशुद्ध पदार्थ है। ठीक। अगला है मरकरी का सूत्र होता है Hg। ठीक है, और इस एक धातु है तो धातु भी क्या होती है, शुद्ध होगी। अगला ब्रिक का मतलब ईट किससे बनता है, बालू भी रहता है, पानी भी रहता है, मिश्रण रहता है ना, मिश्रण होता है। इसका मतलब जब भी मिश्रण आ जाए, मिश्रण कैसा होता है, अशुद्ध होता है। अभी मैंने पीछे पढ़ा था ना, मिश्रण जहाँ दिखे अशुद्ध, यौगिक जहाँ दिखे शुद्ध, धातु जहाँ दिखे शुद्ध। अगला ऊड का मतलब लकड़ी भी मिश्रण होती है, लकड़ी में मिश्रण होता है, मिली रहती है, इसका मतलब ये भी कैसा होगा, अशुद्ध। एयर हवा में भाई कई सारी चीजें, कई सारे पार्टिकल्स मिले होते हैं, मिश्रण तो है, लेकिन मिश्रण कैसा, अशुद्ध है। वो कैसा मिश्रण है, अशुद्ध है। तो ये मेरा क्वेश्चन था। क्वेश्चन आई होप क्लियर हो गया। अब यहाँ पे समझते हैं किसके बारे में, मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर मतलब मिश्रण। अभी मैंने मिश्रण के बारे में समझा, लेकिन अब उसको समझते हैं टाइप्स, कितने प्रकार के होंगे मिश्रण। तो पहला प्रकार क्या है, विलयन, एंड दूसरा प्रकार क्या है, कोलाइड, एंड तीसरा प्रकार है निलंबन। 3 प्रकार के होते हैं, तीनों को अभी हम अच्छे से समझेंगे आगे। पहले थोड़ा समझ लेते हैं विलयन क्या होता है। देखिए, विलयन का मतलब है जहां विलयन होगा वहां पे समांगी मिश्रण होगा, और घटक समान रूप से मिश्रित होते हैं, मतलब कि जो घटक होते हैं वह यूनिफॉर्म में रहते हैं। यूनिफॉर्म मतलब समान रूप से मिले रहते हैं। तो विलयन वही होता है जिसमें समांगी मिश्रण हो और उसके घटक जो समान रूप से मिश्रित हो। और कोलाइड क्या होता है, एक मांगी मिश्रण होता है, विषमांगी मिश्रण, और घटक क्या होते हैं उसके असमान रूप से मिश्रित, मतलब कि घटक अलग अलग पार्टिकल्स में दिखते रहेंगे, समान नहीं रहेंगे। निलंबन भी अभी समझेंगे सारी चीजें एक एक बारे में। तो मिश्रण के 3 प्रकार के होंगे, विलयन, कोलाइड, निलंबन। अब समझते हैं विलयन। तो अभी मैंने पढ़ा था कि मिक्सर 3 प्रकार के थे, ठीक है, मिक्सर 3 प्रकार थे, जिसमें मैंने पढ़ा था विलयन, कोलाइड और निलंबन। तो अब उसी के बारे में सबसे पहले समझेंगे विलयन क्या है। देखिए, विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, एक कहेंगे समांगी और विषमांगी, अभी हम समझेंगे आगे, ठीक है, डरना नहीं। समांगी मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण का मतलब समझते हो, होमोजीनियस मिक्सर। इसका मतलब अभी मैं आगे इसका कंसेप्ट लिया हुआ पढ़ेंगे, डरना नहीं, मतलब कि जहाँ पे यूनिफॉर्म हो मिक्सर हो, ठीक है, हर जगह समान हो, वही होता है समांगी मिश्रण। तो देखिए, विलयन के 2 पार्ट होते हैं, एक में एक विलेय होता है और एक विलायक होता है। विलेय का मतलब है जो विलयन में जिसकी मात्रा सबसे कम होती है वह होता है विलेय, और विलायक क्या होता है, विलयन में जिसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है उसे बोलते हैं विलायक। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, विलेय को सॉल्यूट बोलते हैं इंग्लिश में और विलायक को सॉल्वेंट। तो जो सबसे पहले मैंने एक जल लिया है, देखिए यहाँ पे जरा
यहाँ पे मैंने मिट्टी थोड़ी डाल दी, मिट्टी के पार्टिकल्स क्या है नीचे दिख रहे हैं ना, मिट्टी के पार्टिकल्स बहुत कम है, तो एक कम है तो क्या बनेगा विलेय। और यहाँ पे ऊपर से क्या जल भरा है इस बाल्टी में, तो ये ज़्यादा मात्रा में बन जाएगा विलायक। तो अब यहाँ से ध्यान रखना कि यार हर जगह जल ही नहीं विलायक होता, क्योंकि हम देखेंगे कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन बन रहा है, कोई विलयन बन रहा है, वहाँ पे जिस पदार्थ की मात्रा ज़्यादा रहेगी उसको मैं विलायक बोल दूंगा, वहाँ पे जिस पदार्थ की मात्रा कम रहेगी उसको मैं विलेय बोल दूंगा। जैसे अगर मान लो कि मैं चीनी और पानी लेकर शरबत बनाता हूँ, लेकिन वहाँ पे जब मैं चीनी डालता हूँ तो चीनी कम डालता हूँ, पानी ज़्यादा डालता हूँ, तो पानी विलायक बन जाएगा और चीनी विलेय। तो अब मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है जिसको आपको ध्यान से समझना है। इस चार्ट में मैंने क्या लिखा है, क्या समझना है, घबराना नहीं है। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई बिलियन है, तो मैं कैसे बताऊँगा इस बिलियन में विलायक की मात्रा क्या है, विलेय की मात्रा क्या है। तो मतलब आपके पास उदाहरण बन सकता है, एग्जाम्पल बन सकता है, पूछ सकता है कि अगर ये बिलियन है तो इसमें बताओ विलायक क्या होगा, विलेय क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास क्या है, सॉल्यूशन मतलब बिलियन जिसको बोलते हैं। बिलियन और सॉल्वेंट का मतलब विलायक और सॉल्यूट का मतलब क्या होता है, विलेय। घबराना नहीं है, भले इंग्लिश से ध्यान समझना। देखो पहले मैंने लिखा है यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन, मतलब चीनी का एक बिलियन है। अगर चीनी का आपको एक बिलियन दे दो, उसमें जो वाटर होगा, उसमें जो जल होगा वो विलायक होगा, क्योंकि जल की मात्रा ज़्यादा रहेगी, क्योंकि जल की मात्रा ज़्यादा। तो वाटर कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में, तरल फॉर्म में। और सॉल्यूट विलेय क्या होगा, शुगर जो चीनी है मैंने घोला वो सॉलिड होता है, वो विलेय कहलाएगा। दूसरा है साल्ट सॉल्यूशन, मतलब कि नमक का जो घोल होता है, इसमें पानी क्या रहता है लिक्विड फॉर्म में, एंड साल्ट क्या रहता है सॉलिड रहता है, तो विलेय हो जाएगा। सोडा वाटर, ये सोडा वाटर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में बन सकता है। सोडा वाटर कि अगर आपको मैंने एक सोडा वाटर विलयन दिया तो उसमें जरा बताओ कि जो विलायक क्या रहेगा, तो वाटर क्या रहेगा, विलायक लिक्विड फॉर्म में, और उसमें जो विलेय होगा वह गैस होती है CO2 जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला है सी वाटर, आप देखोगे समुद्र का पानी, समुद्र का वाटर जो पानी होता है उसमें नमक भी मिलता है, नमक रहता है ना, क्योंकि अक्सर समुद्र से नमक निकाले जाते हैं। तो इसमें जो वाटर रहता है जल की भरपूर मात्रा रहती है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो क्या कहलाएगा, विलायक। और जो साल्ट थोड़ा नमक है वो सॉलिड रहता है, मतलब विलेय हो जाएगा। अगला है टिंक्चर ऑफ आयोडीन, मतलब कि आयोडीन का चूर्ण जिसको बोलते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन, इसमें एल्कोहल मिला रहता है, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए। एल्कोहल मिला जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, और आयोडीन जो है वो सॉलिड रहता है, उसको बोलते हैं विलेय। अगला है एयर, एयर का मतलब क्या होता है, हवा। एयर का मतलब हवा हम लोग जानते हैं, है ना, हवा। तो इसमें क्या होता है, जो नाइट्रोजन गैस है ये विलायक होती है, ऑक्सीजन गैस विलेय होती है। कैसे, देखो जो हमारे पास नाइट्रोजन गैस है, हवा में नाइट्रोजन गैस 78% पाई जाती है, और 21% ऑक्सीजन पाई जाती है, 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। और जो बचा 1%, इसमें 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, बहुत सारी जितनी गैसें हैं वे पाई जाती हैं। तो ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे विलायक बनेगा नाइट्रोजन, इसीलिए हवा में नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और ऑक्सीजन 21% लगभग अराउंड पाई जाती है। तो ये ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाता है कि हवा में विलायक क्या होता है, विलेय क्या होता है। क्लियर हुआ कंसेप्ट, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं अगला पॉइंट क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, एक घोल की सांद्रता, मतलब कि सांद्रता क्या है यार, व्हाट इज कंसंट्रेशन। देखिए पहला, किसी घोल की सांद्रता घोल की दी गई मात्रा में, मतलब कि घोल के या घोल की दी गई मात्रा में मौजूद विलेय की मात्रा। मान लो मुझे कोई घोल घोलना है, ठीक है, उसमें मुझे सांद्रता बतानी है, ठीक, तो उसमें क्या होगा, घोल की दी गई मौजूद विलेय की मात्रा। मान लो आपके पास, या जल ले लेते हैं, जल पानी ले लेते हैं, उसमें आपने थोड़ा सा चीनी डाला, पानी डाल दिया। आप जब कम पानी ज़्यादा है, चीनी कम डाले, तो थोड़ा गाढ़ा कम होगा ना, गाढ़ा कम होगा। सांद्रता का मतलब सिंपल सा हम समझते हैं गाढ़ा, मतलब सीधा गाढ़ा समझ लेते हैं। तो वो एक गाढ़ा का मतलब क्या होगा कि जैसे मान लो कि हमने एक गिलास पानी लिया, थोड़ी सी चीनी डाली, कम गाढ़ा होगा, ज़्यादा चीनी डाल दी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि चिपचिपा हो जाता है ना जब शरबत और बनाते हैं हम लोग। तो वही है, किसी घोल की सांद्रता घोल की दी गई मात्रा में मौजूद विलेय की मात्रा होती है। मतलब कि जब आप उस विलेयन को बनाए, अगर आपने विलेयन ज़्यादा डाला तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, मतलब सांद्रता ज़्यादा हो जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या है, जितना ज़्यादा विलेय की मात्रा होती है, हम कह सकते हैं कि घोल उतना ही ज़्यादा गाढ़ा होगा, उतना ही ज़्यादा गाढ़ा होगा। ठीक, मतलब यह है कि आप विलेय को आप जितना बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपका विलेयन कैसा बनता जाएगा, गाढ़ा होता चला जाएगा। क्योंकि मान लो एक गिलास पानी लिए आपने, एक गिलास पानी लिया, ठीक है, आप एक गिलास पानी लिए और आधी गिलास उसमें चीनी डाल दिया, आधी गिलास चीनी डाल दिए, तो देखो उसका विलेयन फिर कैसा गाढ़ा होता है। आप पिएंगे उन्हें, इतना मीठा भाई, अरे मुझे मीठा तो ना पसंद है, ना पसंद है, ऐसा बोलेंगे ना। क्लियर हुआ, आगे बढ़ता हूँ।
अब देखिए कुछ यहाँ पे मैंने सूत्र लिखे यहाँ पे जो कि इंपॉर्टेंट बन जाता है, इससे न्यूमेरिकल बनता है, हम न्यूमेरिकल भी लिए हैं, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले लिखा है हाउ टू फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि किसी भी विलयन की सांद्रता आपको कैसे बतानी है, उसका यहाँ पे मैंने कुछ सूत्र लिखा है। पहला है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब होता है, क्या होगा सूत्र, विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान, और विलेय का द्रव्यमान किस में लिया जाएगा, ग्राम में, बिलियन का भी द्रव्यमान ग्राम में, और गुणे 100%। क्लियर। दूसरा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसमें क्या रखेंगे, विलेय का द्रव्यमान, और नीचे आयतन लिया तो नीचे बिलियन का आयतन, और बिलियन का आयतन किस में लेना है, मिलीलीटर में, ml का मतलब मिलीलीटर में, और यहाँ पे विलेय का द्रव्यमान ग्राम में लेना, गुणे 100%। अगला है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत का मतलब क्या, विलेय का आयतन, आयतन में विलेय, दोनों को आयतन है, विलेय का आयतन मिलीलीटर में और विलियन का आयतन मिलीलीटर में, और गुणे 100%। और ध्यान रखना यार कि जो विलियन लूंगा मैं, विलियन अगर मेरे पास है तो ये ध्यान रखना, अगर मेरे पास विलियन का कुल आयतन लिखना है, मतलब विलियन का आयतन लिखना है, विलियन का द्रव्यमान लिखना है, तो विलियन जो रहेगा दो ही भाग में, एक विलेय की मात्रा, एक विलेय रहेगा और एक विलायक रहेगा। ये तो मुझे पता है, विलेय रहेगा विलायक, तो दोनों को ऐड करके मैं नीचे रखूंगा। क्लियर हुआ। आगे बढ़ता हूँ, इस सूत्र याद रख लेना, अभी न्यूमेरिकल मैं करता हूँ, ठीक है, सूत्र को ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया आप सभी के सामने। क्वेश्चन क्या है कि एक घोल में 480 ग्राम पानी, 20 ग्राम साधारण नमक है, द्रव्यमान के हिसाब से द्रव्यमान प्रतिशत में सांद्रता की गणना करना है, द्रव्यमान प्रतिशत में सांद्रता की गणना करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या ज्ञात करना, द्रव्यमान प्रतिशत में सांद्रता की गणना, मतलब कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या ज्ञात करना है, द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, अभी मैंने लिखा था, क्या सूत्र था, विलेय, मेरे साथ बोलना, विलेय का द्रव्यमान, ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है, विलेय का द्रव्यमान, नीचे क्या रहता है मेरे पास, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, ए भी ग्राम में, गुणे 100%। अब देखिए विलेय, अब विलेय होता क्या है, अभी मैंने समझा कि देखिए ये यहाँ पे मेरे पास है 480 ग्राम क्या है पानी, ए क्या बनेगा मेरे पास, ए बनेगा विलायक, क्योंकि विलयन में जिसकी मात्रा ज़्यादा वो बनेगा विलायक, और 20 ग्राम क्या है मैंने साधारण नमक लिया है, तो नमक क्या बनेगा, विलेय बनेगा, क्या बनेगा, विलेय, क्योंकि जिसकी मात्रा कम होगी विलेय, जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी विलायक। विलेय का द्रव्यमान, विलेय मतलब कितना है, 20 है, रख लिया ऊपर, विलयन का, और विलयन का द्रव्यमान जब भी लेंगे दोनों को ऐड कर देना, विलेय प्लस विलायक, विलेय है 20 और विलायक कितना 480, दोनों को ऐड कर देना, गुणे में 100%। तो अब देखो 20, अब 480 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 480 में 20 जोड़ेंगे तो 500 हो जाएगा, गुणे में 100%। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 5 से 100 काट दो, 5 चौक 20, तो बराबर में 4, बगल में प्रतिशत, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4%। फाइनली सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आपको सूत्र याद है, सवाल आपने बना लिया। सिंपल से याद रखना यार कि जब अगर विलयन का द्रव्यमान लेना है तो उसमें विलेय और प्लस विलायक दोनों आने वाला है। क्लियर हुआ, अच्छा लगा ना न्यूमेरिकल। आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे हमें समझना है क्या होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब संतृप्त विलयन, और एक है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, असंतृप्त विलयन। सिंपल समझे जाए अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सिंपल समझा जाए यार कि मान लो कि मुझे अपनी दादी को गर्म पानी देना है, या मुझे अपनी दादी को पानी देना है उसमें नमक डाल के, अब मैंने नमक डाल दिया थोड़ा सा, फिर ज़्यादा डाल दिया और ज़्यादा डाल दिया, मतलब नमक ज़्यादा डाल दिया, और भाई मेरा पेट फूल है, मुझे अब नमक पानी मत दो। तो मतलब कि आपने उस चीज़ में विलेय को ज़्यादा घोल दिया ना, मतलब कि ज़्यादा उसमें विलेय घोल दिया तो एकदम गाढ़ा हो गया, तो कोई गाढ़ा पिएगा यार, दिक्कत होगी ना, तो वही है सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब कि थोड़ा सा डाल दो, बस थोड़ा सा नमक डाल दो, थोड़ा सा पानी ले लो, नमक थोड़ा सा डाल को लाओ पिला दो, बस ऐसा होता है ना, वही अनसैचुरेटेड। सिंपल समझते हैं, एक ऐसा घोल जिसमें दिए गए तापमान पर और अधिक विलेय घोला नहीं जा सकता। मतलब कि अगर आप किसी तापमान पर ज़्यादा विलेय घोल देते हैं तो वह पिया नहीं जाएगा, उसको संतृप्त विलयन कहते हैं। एक ऐसा घोल जिसमें दिए गए तापमान पर अधिक विलेय घोला नहीं जा सकता। अनसैचुरेटेड में क्या, एक ऐसा घोल जिसमें दिए गए तापमान पर ज़्यादा विलेय घोला जा सकता है। आप मतलब कि इसमें ज़्यादा विलेय घोल सकते हैं दिए गए तापमान पे। अब देखिए ये जो तापमान आ रहा है, जो टेम्परेचर आ रहा है, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इफेक्ट क्या पड़ेगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब कि जो हमारे पास यहाँ पे संतृप्त विलयन है, अगर इसका तापमान
टेम्परेचर मतलब तापमान इंक्रीज करूंगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, तो मोर सॉल्यूट इन डिसॉल्व मतलब घुलने में अधिक विलय। मतलब याद करो कि जैसे मान लो मैंने एक गिलास पानी लिया, उसमें मैंने नमक डाल दिया, ठीक है, नमक डाल दिया। जैसे मैंने उसको मैंने एक गिलास पानी लिया, उसमें मैंने नमक डाल दिया, ध्यान से सुनना। जैसे मैंने नमक डाला, अब मैं उसको लेकर टेम्परेचर दे रही, मतलब गैस पे लिया, उसको गरमाया, थोड़ा सा ताप दिया। जब मैं ताप देता हूँ तो याद करो मैंने पहले चैप्टर में पढ़ा है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा, वह बढ़ेगी। तो ऊर्जा जब बढ़ेगी तो उसके जो मॉलिक्यूल पार्टिकल जो दूर दूर भागेंगे, जब दूर दूर हटेंगे तो नमक धीरे धीरे वो बैठ जाएगा, मिल जाएगा पूरी तरह से ना। तो इसका मतलब तापमान में वृद्धि, घुलने में अधिक विलय, वो आसानी से अधिक ज़्यादा घुल जाएगा। इसलिए कहते हैं यार कि अगर ज़्यादा घुल गया तो थोड़ा सा इसको गर्म कर दो, थोड़ा सा इसको गर्म कर दो। यही रीज़न होता है कि अगर आपने ठंडे पानी में थोड़ा ज़्यादा नमक डाल दिया, घुल गया, एकदम नीचे बैठ गया, तो उस टाइम आप थोड़ा सा उसको गर्म कर दीजिए, तो उसमें पूरा मिल जाएगा, आपको कम फील आएगा कि हाँ ज़्यादा नमक नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है यार कि टेम्परेचर डिक्रीज, अगर मान लो टेम्परेचर मैंने डिक्रीज किया, टेम्परेचर तापमान कम किया, तो लेस सॉल्यूट कैन डिसॉल्व, घुलने में कम विलय। इसका मतलब ये है कि आपने ग्लास पानी लिया है, उसमें टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किया, सिर्फ डिक्रीज मतलब तापमान कम है, तो आप जैसे नमक डालेंगे, नमक धीरे धीरे जाके पूरे उसी पानी में बैठ जाएगा, क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल थे वह एक दूसरे सटे हैं एकदम ना, क्योंकि टेम्परेचर नहीं दिया, तो धीरे धीरे जाके बैठ जाएगा, तो घुलने में कम विलय हो जाएगा वो, ठीक, क्योंकि वो नीचे जाकर जल्दी बैठ जाएगा, घुल नहीं पाएगा, क्योंकि जब पिएंगे फिर पूरा पूरा नमक वही आएगा, इसीलिए दिक्कत होती है। क्लियर हुआ कि नहीं? आगे देखते हैं। अब हमारा कंसेप्ट अगला है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को बोलते हैं हम लोग हिंदी में विलेयता। व्हाट इज विलेयता? तो देखिए, किसी दिए गए तापमान पर विलायक के 100 ग्राम में विलेय की अधिकतम मात्रा जो घुल सकती है उसे विलेयता कहते हैं। मतलब कि विलायक, मान लो आपके पास वाटर है, ज़्यादा है, 100 ग्राम पानी ले लिया, उसमें विलेय की अधिकतम मात्रा, उसमें विलेय ज़्यादा डाल दिए, मतलब विलेय को ज़्यादा डाल दिए, तो जो घुल सकती है, जो घुल जाए उसे विलेयता कहते हैं। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं, ये भी परिभाषा बन सकती है, इसको भी बोल सकते हैं किसी दिए गए तापमान पर 100 ग्राम संतृप्त घोल में मौजूद विलेय की मात्रा, 100 ग्राम संतृप्त घोल में मौजूद विलेय की मात्रा है, वही सॉल्युबिलिटी कहलाएगी, विलेयता कहलाएगी। अगर आप तापमान बढ़ाएंगे तो अधिक विलेय घुल जाएगा, तापमान बढ़ाएंगे तो भाई सिंपल सा है, विलेय उसमें जो विलेय हो अधिक घुल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा। और घुलनशीलता वही कहलाती है, क्योंकि घुलनशीलता भी बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि तापमान पे घुलनशीलता बढ़ जाएगी, मतलब कि आपको ज़्यादा चिपचिपा लगेगा, बस वही। तो क्लियर होगा कि नहीं? सॉल्युबिलिटी मतलब किसी दिए गए तापमान पर विलाय के 100 ग्राम में विलेय की अधिकतम मात्रा जो घुल सकती है उसे विलेयता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इसको भी ध्यान से समझते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, कि क्वेश्चन है संतृप्त बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 293 केल्विन पर 100 ग्राम पानी में घुल जाता है, 100 ग्राम पानी में घुल जाता है। इस तापमान पर इसकी सांद्रता ज्ञात करो। सांद्रता ज्ञात करने के लिए अभी मैंने पढ़ा था वही प्रतिशत, ग्राम में दिया, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो सिंपल सा इसको हल करते हैं। सबसे पहले मुझे ज्ञात क्या करना है, जो ज्ञात करना, पहले इसका हम लोग सूत्र पहले याद रख लेते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत, सांद्रता बताना है, सांद्रता वही क्या है, एक सांद्रता ही, मुझे भी मैंने सूत्र पढ़ा था, सांद्रता वही क्या बताना है, द्रव्यमान प्रतिशत, मतलब कि द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में। तो द्रव्यमान प्रतिशत ऐसे भी लगा देंगे, ठीक है, चाहे पूरा लिख दें चाहे परसेंटेज का चिन्ह। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या था, विलेय, मेरे साथ बोलना ताकि आपको फॉर्मूले याद हो जाए, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान किस में रहता है भाई, ग्राम में। और फिर आता है क्या, विलयन का द्रव्यमान, ये भी किस में रहता है भाई, ग्राम में रहता है ना, गुणे में 100%। तो अब विलेय का द्रव्यमान, तो अब यहाँ पे समझो, विलेय मतलब किसकी मात्रा कम है, तो यहाँ पे विलेय क्या है मेरे पास, विलेय किसकी मात्रा इसमें कम दिख रही है, 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का सूत्र है NaCl, याद रखना NaCl, सोडियम NaCl क्लोराइड, विलेय। और विलायक क्या बना, ज़्यादा मात्रा किसकी है मेरे पास, 100 ग्राम पानी है, तो 100 ग्राम पानी मतलब विलायक बन जाएगा। तो अब मैंने यहाँ पे सूत्र लिख लिया, विलेय बता दिया जिसकी मात्रा कम होती है 36, और विलायक क्या होगा जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले क्या दिया सूत्र में, विलेय का द्रव्यमान, विलेय कितना 36 रख लेना है, नीचे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान में दोनों को ऐड करना, विलेय प्लस विलायक, विलेय कितना 36, विलायक कितना है 100, और गुणे में क्या लिखते हैं हम लोग 100%, बराबर कितना आ जाएगा 36, और दोनों जीरो का इस 100 का इसमें गुणा करा दूंगा 3600, बगल में परसेंट ऐसे रखे रहो, नीचे 100 में 36 जुड़ेगा तो 100, यहाँ पे बन जाएगा 36, ठीक। जब इसको आप भाग लगाओगे,
आप इसको जब भाग लगाओगे कितना बन जाएगा, 36 हुआ ना, 100 में 36 136। जब इसको आप भाग लगाओगे तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा इसका 2.64% में इसका आंसर आ जाएगा जब इसको आप भाग लगाओगे। काटना चाहते हैं तो आप ऐसे काट सकते हैं, 36 है ना, 3600, ठीक, 136। ए यहाँ पे कितने से कट जाएगा, 4 से कटेगा, 4 3 12, एक बचेगा, 4 चौक 16, फिर ये भी 4 9 36, 900। अभी भी कट जाएगा 2 से, 2 1 9 2, 2 5 14, एक बचेगा ना, 17 दूनी 34, एक 45 दूना 90, 450, 450 बचेगा। आप 17 से आसानी से भाग दो, 17 दूना 34, फिर बचेगा 11, पॉइंट लगाओगे दशमलव बढ़ाओगे, फिर 6 बार जाएगा, फिर 6 बार जाएगा, फिर 4, ऐसे आता चला जाएगा। बस यही आपका आंसर, भाग दे देना, ठीक है, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका, ठीक, इतना कर ही सकते हैं, है ना। आप आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पे पढ़ते हैं कोलाइड और कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइड या कोलाइड घोल किसे कहते हैं? देखिए क्या है हमारे पास, कोलाइड एक बिस्मांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? मिक्सर है, बिस्मांगी है, जिसमें विलेय कणों का आकार, जो विलेय कणों का आकार है 1 से 1000 नैनोमीटर, यानी मतलब नैनोमीटर की सीमा में होता है। मतलब कि यार कोलाइड के जो विलेय के जो कण है, जो उसमें कण घुलते हैं, इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं, नैनोमीटर मतलब सबसे छोटा मात्रक समझो, सबसे छोटा मात्रक। तो इतने छोटे होते हैं कि मतलब कि कण इतने छोटे होते हैं कि वे नीचे नहीं बैठते, मतलब नीचे आप उनको घोलो तो उसमें नीचे नहीं बैठेंगे, ना ही उन्हें हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं, मतलब कि ना ही उन्हें नंगी आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन वे प्रकाश को बिखेरने के लिए पर्याप्त बड़े होते हैं। मतलब जो सन से, सूर्य से जो प्रकाश आता है उसको बिखेरने के लिए, उसको फैलाने के लिए ये पर्याप्त होते हैं, लेकिन वो नीचे नहीं बैठते, ऊपर ऐसे उड़ते रहते हैं। देखिए जो कोलाइड है इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक होता है डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज मतलब परिक्षेपित प्रावस्था, जिसका मतलब क्या होता है, विलेय जैसे कण। मतलब कि परिक्षेपित प्रावस्था में क्या होता है कि जो कण होते हैं वो विलेय जैसे होते हैं। अगला इसमें मिलकर बनता है क्या, डिस्पर्जन मीडियम। मतलब कि कोलाइड में दो चीज़ें होती है, एक परिक्षेपित प्रावस्था, एक परिक्षेपण माध्यम, जिसको डिस्पर्जन मीडियम भी बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं इसको फैलाव माध्यम भी बोल सकते हैं। मतलब विलायक जैसे कण। इसमें क्या होता है, परिक्षेपण माध्यम में विलायक जैसे कण होते हैं। विलायक जानते हैं जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी, और विलेय हम जानते हैं जिसकी मात्रा कम होगी। तो कोलाइड 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, परिक्षेपित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। अगर कोलाइड है तो वहाँ पे परिक्षेपित प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम होगा। यहाँ पे मैंने कुछ एक चार्ट बनाया, इसको ध्यान समझना। इसमें मैंने लिखा है डिस्पर्स्ड फेज, जिसको डिस्पर्जिंग मीडियम, मतलब कि डिस्पर्स फेज वही परिक्षेपित प्रावस्था, और डिस्पर्जिंग मीडियम मतलब क्या होता है, परिक्षेपण माध्यम। देखिए लिक्विड मैंने लिया, लिक्विड मान लो यहाँ पे विलेय रहेगा, तो यहाँ पे इसको हम एक नाम से और बोल सकते हैं, विलेय या विलायक, ठीक है। विलेय और विलायक जानते हैं लेकिन कहना नहीं है, ठीक। मान लो लिक्विड है, अगर मेरे पास डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है तो डिस्पर्जिंग मीडियम क्या होगा, गैस। तो टाइप क्या बनेगा उसका, एरोसॉल। एरोसॉल। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि एरोसॉल क्या होता है, जिसमें डिस्पर्जिंग मीडियम गैस हो। मतलब कि एरोसॉल किसे कहते हैं, जिसमें परिक्षेपण माध्यम गैस हो, उसे हम एरोसॉल कहते हैं, ठीक। एग्जाम्पल क्या, फॉग। फॉग मतलब कोहरा, जैसे क्लाउड बादल हो गया, मिस्ट हो गया, ठीक। तो मिस्ट का मतलब हम समझते हैं धुंध, जैसे धुंध एकदम, जैसे कोहरा एकदम अभी ठंडी चल रही है ना, कोहरा एकदम छा लेता है, एकदम धुंध सा, कुछ दिखता नहीं है, वही है एग्जाम्पल। मतलब कि उसमें क्या होते हैं, एरोसॉल है, वो क्या हो, एरोसॉल। टाइप कैसा है, एरोसॉल। सॉलिड, अगर मान लो कि डिस्पर्स मीडियम मतलब कि परिक्षिप्त प्रावस्था सॉलिड है तो डिस्पर्जिंग मीडियम, परिक्षेपण माध्यम गैस होगा, तो ये भी टाइप कैसा होगा, एरोसॉल। जैसे स्मोक, धुआं होता है ना, धुआं उड़ता है ना, धुआं स्मोक, या ऑटोमोबाइल जो गाड़ी चलती है तो गाड़ी के पीछे जो धुआं निकलता है। अगला डिस्पर्स फेज क्या होगा, गैस होगी, तो डिस्पर्जिंग मीडियम क्या रहेगी, लिक्विड रहेगी। जैसे टाइप क्या होगा, फॉर्म। फॉर्म को जिसको हम लोग जानते ही हैं, जिसको बोलते हैं झाग। क्या बोलते हैं, झाग आ रही ना, फॉर्म, झाग। जैसे सेविंग क्रीम, सेविंग क्रीम जब दाढ़ी बनाने जाते हैं ना, सेविंग करते हैं तो वो क्रीम, उसे झाग आती है ना, झाग, तो वही है। अगला डिस्पर्स्ड फेज, अगला मतलब कि परिक्षिप्त प्रावस्था का लिक्विड है, लिक्विड मतलब तरल होता है, ठीक है। अब फिर डिस्पर्जिंग मीडियम भी लिक्विड होगा। टाइप क्या होगा, इम्यूजन। इम्यूजन का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इम्यूजन है, हिंदी में बोलते हैं हम लोग इसको इमल्सन। क्या, इमल्सन। अब समझो इमल्सन का मतलब क्या है। इमल्सन का मतलब कि यार 2 ऐसे तरल पदार्थ होते हैं, जैसे 2 ऐसे तरल पदार्थ होते हैं जो आपस में नहीं मिलते, मतलब कि अलग अलग रहते हैं। जैसे आप तेल पानी को मिला लेते हैं, तेल अलग दिखता रहता है, पानी अलग दिखता है, लेकिन वो समांगी मिश्रण में जाएगा, किसमें, समांगी। लेकिन उसको किसी एक विधि के कारण उसको मिला देते हैं, किसी एक विधि से मिला देते हैं, मिल जाता है। तो इम्यूजन का मतलब जहाँ पे 2 तरल पदार्थ मिलते हैं, इमल्सन मतलब, और वो
आपस में नहीं मिलते हैं, लेकिन किसी एक वैश्विक विधि के कारण उसको मिला दिया जाता है, इसीलिए वो समांगी मिश्रण में चला जाता है। से इसमें एग्जाम्पल क्या, मिल्क या फेस क्रीम, ये सभी एग्जाम्पल में आ जाते हैं। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं हम लोग टिंडल इफेक्ट क्या है, टिंडल प्रभाव। तो देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी कोलाइडल घोल से गुजरती है तो उसके बिखरने को हम टिंडल प्रभाव करते हैं। मान लो यहाँ पे आपको चित्र दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे एक चित्र दिख रहा होगा जिसमें ग्लास कुछ रखे हैं, यहाँ से लाइट प्रकाश जा रही है तो थोड़े से पानी से गुजरा, फिर आगे गुजरा, तो वहाँ से क्या होता है कि वो फैला देता है। मतलब कि जब प्रकाश की किरण कोलाइडल घोल रखा है, पानी में घुला है, तो वहाँ से जब प्रकाश मारा तो फैल जाती है, घोल से गुजरती है तो उसके बिखरने के टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो प्रकाश फैल जाता है, दिख रहा है ना आपको, फैला तो वो फैल जाता है, तो इसी को कहते हैं टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट। तो देखिए, टिंडल प्रभाव में प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है, जो कि टिंडल प्रभाव होता है, टिंडल इफेक्ट होता है, वहाँ पर जो प्रकाश का मार्ग होता है वह विजिबल हो जाता है, दिखने लगता है, दिखाई देने लगता है। क्लियर हुआ ना? आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट लिया मैंने, देखिए एक पॉइंट समझते हैं। टिंडल प्रभाव तब भी देखा जा सकता है जब रोशनी की पतली किरण एक छोटे से छेद से कमरे में आती है, ऐसा हवा में मौजूद धूल और धुएं के कणों द्वारा रोशनी के बिखरने का कारण होता है। इसका मतलब ये है यार, आपको यहाँ पे एक चित्र दिख रहा होगा, देखिए जरा। मान लो जब हमारे घरों में खिड़की होती है या कोई छोटा सा छेद होता है, जब प्रकाश बाहर से आता है तो खिड़की के माध्यम से प्रकाश अंदर आता है या छेद के माध्यम से, तो हम अपने अंदर देखते हैं तो धूल कण, बहुत सूक्ष्म जो धूल कण उड़ रहे होते हैं ना, जो उसमें एयर के जो पार्टिकल्स हैं, उसमें जो धूल कण उड़ रहे हैं, डस्ट जो उड़ रहे हैं, उससे जो प्रकाश टकराया तो हमारे घरों में फैल जाता है ना। ऐसा देखे होंगे कभी आप, देखना अभी ठंडी का माहौल चल रहा है, जब आप धूप आती है खिड़की से या किसी छेद से, तो आप घर में देखेंगे तो वहाँ पे दिखेगा कि हाँ यार, यहाँ पे सूक्ष्म कण बहुत उड़ रहे होते हैं और प्रकाश दिख रहा होता है, प्रकाश फैला हुआ होता है। वही टिंडल इफेक्ट, मतलब वहाँ पर टिंडल प्रभाव है। तो मतलब जब तब भी देख सकते हैं जब रोशनी किसी पतले छेद से, छोटे छेद से कमरे में आती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा हवा में मौजूद धूल, क्योंकि हवा वहाँ पे एयर प्रेजेंट है, तो वहाँ पे धूल, डस्ट होंगे, धुएं के कण होंगे, जिससे उस रोशनी को बिखेर देते हैं, फैला देते हैं। ये सब वहाँ पर टिंडल प्रभाव होता है। दूसरा पॉइंट एक और समझते हैं, जैसे मान लो टिंडल प्रभाव वहाँ पे होता है, तब देखा जा सकता है, टिंडल प्रभाव आप तब भी देख सकते हैं जब सूरज की रोशनी घने जंगल की कैनोपी से गुजरती है। आप यहाँ पे चित्र देख रहे हैं, देखिए एक घना जंगल है, तो वहाँ पे मान लो घना जंगल एकदम छाया हुआ है, तो एकदम वहाँ पे जब ऊपर से सूर्य का प्रकाश आता है तो फैलता है। जैसे घने जंगल में प्रवेश किया तो उस घने जंगल में हवा के जो पार्टिकल्स हैं, डस्ट उड़ रहे हैं, उससे टकराया तो वो फैला देता है, इससे रोशनी हो जाती है। तो घने जंगलों में रोशनी फैलती है, ज़्यादा रोशनी रहती है जब अंदर आ जाता है प्रकाश। तो गुजरती है धुंध में पानी की छोटी छोटी बूंदें होती है। भाई वहाँ पे घना जंगल है, धुंध है, तो वहाँ पे पानी की बहुत स्मॉल छोटी छोटी बूंदें होती हैं जो हवा में फैली हुई कोलाइड कणों की तरह काम करती है। कोलाइड के कण मतलब बहुत सूक्ष्म कण होते हैं, हवा में फैले होते हैं, कोलाइड कण की तरह काम करते हैं। तो जैसे प्रकाश आया, उनसे टकराया तो पूरे जंगल में, वो घना जंगल में ऐसे फैल जाता है। तो वहाँ पर टिंडल प्रभाव आप देखते हैं। तो चित्र में आपको दिख रहा होगा ना, समझ में आया? क्लियर हुआ? यहाँ पे हम देखते हैं समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले समझें समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण क्या होता है। इसमें वही अंतर भी लिखा है, यही आप अंतर भी बता देंगे और जो पहला पॉइंट है उसमें आप डिफिनेशन में बता देंगे। देखिए क्या होता है, समांगी मिश्रण वह होता है जिसमें पदार्थ समान रूप से मिले रहते हैं। समांगी मिश्रण एक ऐसा मिश्रण है जिसमें जो पदार्थ होते हैं वह समान रूप से मिले रहते हैं। और विषमांगी मिश्रण का ऐसा मिश्रण होता है जिसके सभी हिस्सों में पदार्थ एक समान रूप से नहीं मिले होते, मतलब कि हर जगह अलग अलग। मान लीजिए आप पानी लिए एक लोटे में, हर जगह पानी समान है एकदम, समांगी मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण हर जगह उसमें धूल कण कुछ भी डाल दिए, मिट्टी डाल दी, हर जगह अलग अलग दिखेगा, वहाँ पे विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। और इसमें अंतर यही है कि हर जगह एक जैसा दिखता है समांगी मिश्रण। हर जगह जहाँ आप एक लोटा पानी ले लीजिए, चाहे आप कोने पे देखिए, नीचे देखिए, ऊपर देखिए, कहीं भी देखिए, हर जगह समान दिखता है, एक जैसा। केवल एक दृश्य चरण, मतलब एक ही जैसा दिखेगा। अगला पॉइंट है भौतिक तरीकों से अलग करना मुश्किल। इसको आप भौतिक तरीके से अलग नहीं कर सकते। उदाहरण क्या है, नमक, पानी, हवा या सिरका, इसमें आप अलग नहीं कर सकते, कोई भी पार्टिकल्स अलग नहीं कर सकते, भौतिक तरीकों से नहीं अलग कर सकते। इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, अलग अलग हिस्सों में अलग दिखता है, मतलब कि इसमें आप हर जगह अलग अलग देख पाएंगे। हम चाहेंगे उसको अलग भी कर सकते हैं, क्योंकि दो या अधिक दृश्य चरण होते हैं, उसमें दो या दो से ज़्यादा भी दृश्य चरण, मतलब कि देखने वाला स्थान, कहीं वहाँ पे कुछ है, वहाँ पे अलग, ऐसा देख पाएंगे। आसानी से अलग किया जा सकता है, इसको आसानी से अलग कर सकते हैं कि मान लो विषमांगी ऐसा कोई मिश्रण है जो विषमांगी है, उसमें कुछ चीज़ें अलग कर लो, कुछ चीज़ें अलग कर लो। जैसे कोयला एक विषमांगी मिश्रण, लकड़ी भी एक, क्योंकि हर जगह इसके पार्टिकल्स अलग अलग होते हैं। पानी में रेत मिला दो, ये भी पानी को अलग कर लेंगे, रेत को अलग। तेल पानी, जब तेल पानी मिलाएंगे तो तेल भी अलग, पानी भी अलग हो जाता है। तो ये भी एक विषमांगी मिश्रण होता है।
क्लियर हुआ। आगे देखते हैं, अब थोड़ा हम समझते हैं भौतिक परिवर्तन एंड रासायनिक परिवर्तन क्या है, उसमें यही डिफरेंस भी है, अंतर भी, मतलब कि फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज क्या होता है। तो देखिए, एक ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि आप एक ऐसा परिवर्तन कर रहे हैं, चेंज ला रहे हैं जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनने वाला। रासायनिक परिवर्तन क्या है, एक ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। तो इसमें देखो, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं बनता ना, यहाँ पे नहीं को हटा देना, एक ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है, यहाँ पे नहीं बनता है बस। तो भौतिक परिवर्तन में एक ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता, और रासायनिक परिवर्तन में एक ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है। क्लियर हुआ। भौतिक परिवर्तन में दूसरा पॉइंट, केवल भौतिक गुण बदलते हैं, और इसमें भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन, मतलब कि रासायनिक में भौतिक भी गुण और रासायनिक दोनों चीजें बदल जाती हैं, लेकिन भौतिक परिवर्तन से उसका फिजिकल क्वांटिटी ही बदलती है, मतलब क्वांटिटी क्या बोल सकते हैं, फिजिकल क्वालिटी ही बदलेगी, केवल भौतिक गुण ही बदलते हैं। आमतौर पर परिवर्तन, इसको परिवर्तन कर सकते हैं हम, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या हो, आमतौर पर अपरिवर्तनीय, इसको आप बदल नहीं सकते। अगर एक दूसरे रूप में बना दी तो उसको फिर उसी रूप में नहीं डाला जा सकता। जैसे आमतौर पर परिवर्तनीय है, जिसका मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल मैंने लिया बर्फ का पिघलना। जैसे आप बर्फ को पिघलाएंगे जल बन जाएगा, फिर जल को थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे, फ्रिज में रखेंगे, फिर बर्फ बन जाएगी। तो परिवर्तनीय है ना। पानी का उबलना ये भी है, पेड़ों को काटेंगे फिर लगा देंगे फिर हो जाएगा। पानी में नमक घोलना ये भी क्या परिवर्तनीय है। अगला इसका रासायनिक परिवर्तन का क्या उदाहरण है, लोहे में जंग लगा। अगर एक बार लोहे में जंग लग गई, लोहा खत्म हो जाएगा, फिर उसको नए रूप में नहीं ला सकते उसी रूप में। भोजन का पाचन, अगर एक बार भोजन मेरे पेट में गया, पच गया, हाय 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 पच गया, आप उसको फिर दोबारा नहीं ला सकते ना। कागज का जलना, आप कागज जला दिए तो उसको भी फिर से दोबारा नहीं बना सकता। दूध का दही बनना, अगर आप दूध से दही बना ले तो क्या फिर दही से दूध बना सकते हैं, नहीं। दैट इज चेंज इज अ केमिकल चेंज। तो क्लियर हुआ भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। तो अब यहाँ पे मेरा कंप्लीट चैप्टर यार खत्म होता है। आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर जाके बताइए कि हाँ यार भैया चैप्टर पढ़ने में मजा आया, बहुत अच्छा लगा। मिलेंगे एक नए और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।